हेलो माय डियर चियास, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलेंट एकेडमी A2 पर। तो बच्चे, पिछली क्लासों में आपने देखा था कि सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था किसके बारे में, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस के बारे में, ठीक है। और माइटोसिस जो रहता है कितने पदों में पूर्ण होता है, 2 पदों में। सबसे पहला होता था क्या, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में आपने पिछले वीडियो में सब कुछ जान लिया है। कैरियोकाइनेसिस में मुख्यतः कितने अवस्था होता था, 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है ना। और प्रोफेज के जस्ट उल्टा होता था आपका क्या, टेलोफेज। और टेलोफेज अवस्था में क्या हुआ था कि आपका जो एक कोशिका है, उस कोशिका के अंदर उपस्थित जो केंद्रक था, वो केंद्रक क्या हो गया था, 2 भागों में डिवाइड हो चुका था। आज उसी को आगे करेंगे, ठीक है ना। और जो आपका कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद होने वाला जो आपका नेक्स्ट प्रक्रम है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों शुरू करें, चलो ध्यान देना। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस सभी लोग लिख लेंगे। साइटोकाइनेसिस बोले तो क्या, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। चलो लिख लिए क्या, साइड हेडिंग डाल लिए क्या, चाहे साइड हेडिंग डालो चाहे मेन हेडिंग डालो, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, तो देखो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, या कैरियोकाइनेसिस के बाद, यह कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन कोष्टक में से। यह कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद होने वाली प्रक्रिया है, तुरंत बाद होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। यह कैरियोकाइनेसिस मतलब तुम्हारा केंद्रक विभाजन के जस्ट तुरंत बाद होने वाली क्या है, प्रक्रिया है, जिसके पश्चात कैरियोकाइनेसिस के बाद होने वाली यह प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप कोशिका द्रव्य 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है। कोशिका द्रव्य 2 बराबर भागों में बट जाता है, 2 बराबर भागों में बट जाता है, ठीक है ना। इसके फलस्वरूप कोशिका द्रव्य 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, वह 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझने का कोशिश करना। कि मान लो ये तुम्हारा एक कोशिका था, उस कोशिका में केंद्रक विभाजन हो चुका था, 2 केंद्र कैसे बन चुके थे, ये इधर एक है केंद्रक और ये दूसरा केंद्र, इसके यहाँ पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, समझ रहे ना, ऐसा सब चीज बना बुना है। क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पास क्या है, कोशिका द्रव्य है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, केंद्रक का विभाजन हो चुका है, 2 केंद्रक बन चुके हैं। इसके पश्चात क्या होगा, इसमें या तो एनिमल में या तो फिर तुम्हारा क्या, प्लांट में। 2 तरीके से क्या होता है, ये जो कोशिका द्रव्य रहेगा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा और 2 नई संतति कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। 2 नई संतति कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। यहां तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। चलो लिखो, आगे बढ़े क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। मैं बोल रहा हूं ना, एनिमल में अलग टाइप से होगा और प्लांट में अलग टाइप से होगा, तो उसी को लिखते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देखो यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है क्लीवेज मेथड, क्लीवेज मेथड, ठीक है ना, या इसे क्या बोलते हैं, फरो मेथड, इसे को बोलते हैं क्या, खांच विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में, खांच विधि। और दूसरा होता है आपका क्या, सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। क्लियर है कि नहीं। एक होता है क्लीवेज मेथड और एक होता है क्या आपका, सेल प्लेट मेथड। क्लीवेज मेथड जो रहता है वो होता है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। और आपका जो सेल प्लेट मेथड होता है वो होता है आपके प्लांट सेल में, प्लांट सेल में। क्लियर है कि नहीं। तो ये दोनों क्या क्या है इसके बारे में अब आगे देखते हैं, ठीक है।
कितने प्रकार का होता है बोल रहा हूं मैं, साइटोकाइनेसिस कितने प्रकार से होता है, मतलब 2 प्रकार से होता है। पहले होता है क्लीवेज मेथड और दूसरा होता है क्या आपका सेल प्लेट मेथड। क्लीवेज मेथड में क्या होता है, आप ये जो रहता है ध्यान से समझना, कोशिका द्रव्य, ठीक है, खांच का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, खांच का निर्माण करेगा, और खांच के निर्माण के द्वारा एनिमल सेल जो रहेगा वो 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन जो आपका सेल प्लेट मेथड है, कौन सा मेथड, सेल प्लेट मेथड है, उसमें क्या बनता है, मिडल लेमिला बनता है, और मिडल लेमिला के द्वारा आपका जो प्लांट सेल रहता है वो 2 बराबर भागों में डिवाइड होता है। क्लियर है कि नहीं, तो कैसे होता है, क्या होता है, देखिए चलो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे किसके बारे में, क्लीवेज मेथड के बारे में। चलो तो जी यहां तक लिख लिया उन्हें, हाँ मिटा दूं, चलो ठीक है। तो सबसे पहला साइड हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, क्लीवेज मेथड। क्या, क्लीवेज मेथड। देखो क्लीवेज मेथड या खांच विधि क्या होता है। पहला है आपका क्लीवेज मेथड। चलो डेस करके लिखो, किस में होता है बोलोगे, यहाँ यह एनिमल सेल में होता है, यह एनिमल सेल में होता है। देखो क्लीवेज मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूं। आपका ये कोशिका था, कोशिका में कितना केंद्रक बन गया था, 2 केंद्रक बन गया था। नॉर्मल से समझो भाई, एकदम आसान है। यहाँ पास क्या होगा, ये आपका जो मध्य बिंदु रहेगा, ठीक है ना, यानी कि ये कोशिका का जो आपका मध्य भाग है, मध्य भाग में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। क्या क्या बोल रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। यहाँ पास एक मिड बॉडी नामक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, मिड बॉडी, ठीक है ना। कौन कौन निर्माण किया, माइक्रोट्यूब्यूल और एक होता है क्या आपका माइक्रोफिलामेंट, ठीक है ना। कोशिका का कंकाल वाला भाग जब पढ़ोगे ना, ठीक है, तो कोशिका कंकाल के अवयव रहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट जो रहते हैं यहाँ पास किसका निर्माण करते हैं, मिड बॉडी का। और ये जो मिड बॉडी रहता है, ध्यान से समझना, ये जो आपका कोशिका है, ठीक है ना, जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में केवल और केवल क्या होता है, प्लाज्मा सेल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा सेल बोल रहा हूँ, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है क्या, नहीं। अब ध्यान से समझो, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर 2 संकुचनशील प्रोटीन, एक होता है आपका एक्टिन और एक होता है क्या, मायोसिन, ठीक है, जो कि गति में सहायक होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, 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 एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो एक्टिन और मायोसिन रहता है, ये संकुचनशील वलय का निर्माण करेंगे, संकुचनशील वलय निर्माण करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका एक सेल है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें एक्टिन और मायोसिन नामक क्या पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये संकुचनशील वलय का निर्माण करेगा, संकुचित होने का जो कोशिश करेगा। और यहाँ पास बीच में माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट किसका निर्माण करते हैं, मिड बॉडी का। अब क्या होगा, ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये धीरे धीरे अंदर की ओर ऐसे धंसने लगेगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर संकुचन होने लग जाएगा, किसके कारण, एक्टिन एंड मायोसिन के कारण धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे संकुचन होगा, ठीक है। और कौन से क्रम में हो रहा है, ये केंद्र की ओर जा रहा है, अभिकेंद्री क्रम में हो रहा है। कौन से क्रम में हो रहा है, अभिकेंद्री क्रम में, अंदर की ओर जाएगा। अंदर की ओर जाएगा तो अंत में क्या हो जाएगा, एक खांच द्वारा ये एक भाग में डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे खांच द्वारा ये एक और भाग में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पास एक इसका केंद्र और एक इसका केंद्र। क्लियर है कि नहीं, संकुचनशील विलय का निर्माण होगा और कौन से क्रम में होगा, अभिकेंद्री क्रम में, केंद्र की ओर क्रम में। ये है ना केंद्र, ध्यान से देखो, ये केंद्र है, तो केंद्र की ओर ऐसा खांच का निर्माण हो रहा है। तो अभी केंद्रीय क्रम में किसका निर्माण होता है, तुम्हारा खांच का निर्माण होता है केंद्र की ओर, अभी केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, यह एनिमल सेल में होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट कोशिका के मध्य में, कोशिका के मध्य में मिड बॉडी नामक संरचना का निर्माण करते हैं, साथ ही परिधि पर एक्टिन एंड मायोसिन तंतु, एक्टिन व मायोसिन तंतु
साथ ही परिधि पर एक्टिनवा मायोसिन तंतु संकुचनशील वलय का निर्माण करते हैं, संकुचनशील वलय का निर्माण करते हैं। फलस्वरूप संकुचनशील वलय का निर्माण करते हैं बोल रहे हैं। एक्टिन और मायोसिन बताया था ना, ये प्लाज्मा झिल्ली में उपस्थित जो एक्टिन और मायोसिन रहेगा संकुचनशील वलय का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फलस्वरूप कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली पर खांच का निर्माण होता है, खांच का निर्माण होता है। निर्माण कौन से क्रम में होता है, अभिकेंद्री क्रम में। निर्माण अभिकेंद्री क्रम में, अभिकेंद्री क्रम में, अभिकेंद्री क्रम मतलब केंद्र की ओर, केंद्र की ओर अभिकेंद्री क्रम में, जिसके फलस्वरूप कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली पर खांच का निर्माण अभिकेंद्री क्रम में होने लगता है, वह अंत में कोशिका दो बराबर भागों में बट जाती है, दो बराबर भागों में बट जाती है, दो बराबर भागों में बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आया? ठीक है, चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका ये जो कोशिका रहेगा, कोशिका में केंद्रक का विभाजन हो गया तो आपका ये जो मध्य में रहेगा, मध्य में माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट मिलकर के आकर निर्माण किया मिड बॉडी का, और परिधि में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिन और मायोसिन तंतु, ठीक है ना, संकुचनशील वलय का निर्माण करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पास खांच बनने लग जाएगा केंद्र की ओर बढ़ते हुए, और ये जो खांच बनेगा, जब क्या बनेगा, खांच बनेगा तो ये अंततः हमारी जो कोशिका है उसको दो संतति कोशिकाओं में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं? चलो लिखो भाई, ठीक है। अब आगे देखें, क्या दूसरा पार्ट देखें, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं, आपका सेल प्लेट मेथड, ठीक है, किसके लिए, प्लांट के लिए। मिटा रहा हूं ना, चलो दूसरा है आपका सेल प्लेट मेथड। ध्यान देते हैं भाई, क्या होता है सेल प्लेट मेथड में। सेल प्लेट मेथड जो रहते हैं ना, ध्यान से समझना, सेल प्लेट मेथड जो रहता है वो खासकर प्लांट के लिए होता है, प्लांट सेल के लिए, ठीक है ना। दूसरा लिखते हैं सेल प्लेट मेथड। कोशिका द्रव्य की यह विभाजन विधि, कोशिका द्रव्य की यह विभाजन विधि प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। क्लियर है कि नहीं, किसमें पाया जाएगा, प्लांट सेल में, ठीक है। अच्छा, उसमें क्यों फरो मेथड का निर्माण नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना। उस यानी कि जैसे वो फरो मेथड उसमें लागू होता था, इसमें क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पास तुम लोग को पता होना चाहिए कि एक जो पादप कोशिका रहता है, पादप कोशिका में क्या होता है, आपका सेल वॉल, ठीक है ना, एक और स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा पाया जाता है। जैसे कि जितना भी एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, केवल और केवल किसमें पाया जाता है, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में। तो यहाँ पास क्या होगा, मिडल लैमेला का निर्माण होगा, और दोनों का ना, जैसे कि देखो ये एक कोशिका था तो हमारा क्या हो गया, ये दो कोशिका में ऐसा डिवाइड हो गया। लेकिन जब ये किस में हुआ था, एनिमल में। लेकिन आपका जो प्लांट रहेगा, आपका जो क्या रहेगा, प्लांट रहेगा, प्लांट में क्या होगा ये जो आपका एक कोशिका है, ठीक ना, तो इस कोशिका से दो कोशिका जब बनेगा तो पहले तो ये वाला पार्ट कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में, यानी कि, और ये दोनों के दोनों ऐसे आपस में ना जुड़े ही रहेंगे, दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जुड़े रहेंगे किसके द्वारा, फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं क्या होता है सेल प्लेट मेथड में, ठीक है। देखिए क्या, चलो यहाँ तक समझ आया कि नहीं। चलो तो सबसे पहले तो एक प्लांट सेल देखो, प्लांट सेल में किस टाइप से होता है, ठीक है ना, एक प्लांट सेल में किस टाइप से होता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक प्लांट सेल है, मान लो ये क्या है आपका, एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में मान लो बना रहा हूँ, तो प्लांट सेल में जो सबसे बाहर का लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। और यहाँ पास इसके जस्ट नीचे रहेगा, ठीक है ना, इसके जस्ट नीचे रहेगा आपका क्या, ये प्लाज्मा झिल्ली, क्या रहेगा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसमें किस तरीके से होता होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना, इसमें किस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक
ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जब कोशिका का केंद्रक का विभाजन होता है, यहाँ केंद्रक है ना, ये एक केंद्रक है और ये दूसरा केंद्रक है। जब केंद्रक का विभाजन होते रहते हैं तो कुछ स्पिंडल फाइबर जो रहते हैं, तरकु तंतु रहते हैं, वो शेष रह जाते हैं। ये तरकु तंतु जो रहते हैं स्पिंडल फाइबर रहते हैं, ध्यान से समझना। कुछ स्पिंडल फाइबर क्या है, शेष है, स्पिंडल फाइबर बच गए, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर जो रिमेनिंग है, ऐसे लिख देता हूँ रिमेनिंग, ठीक है ना। ये क्या होता है, गोल्जी बॉडी के साथ जुड़ जाता है, गोल्जी बॉडी के साथ, ठीक है ना। और गोल्जी बॉडी के साथ मिलकर ये बनाता है फ्रैगमोप्लास्ट नामक संरचना। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देंगे, फ्रैगमोप्लास्ट का। जैसे ही फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण होता है तो फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण होने के बाद मान लो इसमें, ठीक है ना, फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण हो गया, यहाँ पास कौन आ गया होगा, गोल्जी बॉडी आ गया, ठीक है ना। किसका निर्माण कर दिया, फ्रैगमोप्लास्ट का। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण होने के बाद जो आपका वेसिकल रहेगा, किसका वेसिकल जी, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी वेसिकल के मेम्ब्रेन के जुड़ने से, के मेम्ब्रेन के जुड़ने से यही जो संरचना रहेगा, जुड़ने से यही संरचना, क्या नाम लिखाएगा जी इसका, सेल प्लेट। क्या बोल देते हैं इसको, सेल प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल प्लेट कहलाता है, सेल प्लेट कहलाता है, ठीक है। मान लो गोल्जी बॉडी है, ध्यान से समझना, और ये सेल मेम्ब्रेन इसके साथ जुड़ गए थे। अब यही जो संरचना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल प्लेट बोल रहे हैं। और ये जो सेल प्लेट रहता है, ठीक है ना, ये जो सेल प्लेट रहता है, सेल प्लेट क्या करता है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या करेगा, स्त्रावन करता है, का स्त्रावन करता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या करता है, स्त्रावन करता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, मिडल लैमिला का, मिडल लैमिला, लैमिला का निर्माण होता है, मिडल लैमिला का निर्माण होता है। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। ये ऐसा यहाँ पास क्या बन गया, सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम स्त्रावित करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, जो जैसे कि ये एक कोशिका का क्या है, ये आपका क्या है, सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल, ठीक है। और ये अंदर में क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो असल में क्या होगा, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है, ठीक है ना, पैक्टेट स्त्रावित किया कौन, तुम्हारा ये जो बीच में बना हुआ क्या है, सेल प्लेट है, क्या है, सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट क्या करेगा, ऐसे बीच में एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिडल लैमिला। क्या बोलेंगे, मिडल लैमिला, मिडल लैमिला, मिडल लैमिला। और मिडल लैमिला जैसे ही इसका निर्माण होने लगेगा तो धीरे से क्या होगा, ये आपका जो, ठीक है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करना। मिडल लैमिला के जस्ट बाद हम लोग का कौन सा स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा, आपका ये सेल वॉल का, किसका, सेल वॉल का, ऐसा फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और सेल वॉल के जस्ट अंदर में, किसके, सेल वॉल के जस्ट अंदर में फिर से किसका निर्माण होगा, प्लाज्मा झिल्ली का। किसका निर्माण होने लग गया, प्लाज्मा झिल्ली का। तो देखो इस तरीके से ये एक जो कोशिका है कितने भागों में डिवाइड हो गया है, 2। और ये देखो आपस में किसके द्वारा जुड़ा है, मिडल लैमिला द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, अभी भी मिडल लैमिला। कई बार क्या होता है, कुछ स्थान ऐसे खाली छूट जाते हैं, उस स्थान को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आपका एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कैरियोकाइनेसिस हुआ था। कैरियोकाइनेसिस होने के बाद कुछ जो तरकु तंतु रहते हैं वो शेष रह जाते हैं। ये जो तरकु तंतु होते हैं गोल्जी बॉडी के साथ जुड़ते हैं और फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण करेंगे। किसका, फ्रैगमोप्लास्ट। और ये जो फ्रैगमोप्लास्ट रहता है जब गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है, गोल्जी वेसिकल के मेम्ब्रेन के साथ जुड़ता है, तो यही क्या कहलाने लग जाता है, सेल प्लेट कहलाने लग जाएगा। और ये जो सेल प्लेट रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का क्या करता है, स्त्रवण करता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, मिडल लैमिला का निर्माण होता है। अभी इस मिडल लैमिला के कारण, ठीक है ना, जो कोशिका रहता है, कोशिका 2 बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले बनने का क्रम क्या होगा, बनने का क्रम क्या होगा, यानी कि लेयर बनने का क्रम क्या होगा, लेयर बनने का क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या बनता है, मिडल लैमिला बनता है, मिडल लैमिला, लैमिला। सेकंड लेयर में क्या बनेगा आपका, ये सेल वॉल बना, क्या बन गया, सेल वॉल, ठीक है ना।
और तीसरा आपका क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बनता है। ये जो मिडल लेमेला है वो कॉमन वॉल है भाई, कॉमन वॉल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे ही लिख लेना डायरेक्ट ताकि समझ आए तुम लोगों को। ठीक है, कि ये जो तुम्हारा प्लांट रहता है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पास क्या हुआ, बीच से ऐसे बनना शुरू हुआ ना, यानी कि क्या हुआ, परिधि से केंद्र की ओर नहीं आ रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है। मतलब ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो अपकेंद्री क्रम में होते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन अपकेंद्री क्रम में, अपकेंद्री क्रम में पूर्ण होता है, अपकेंद्री क्रम में पूर्ण होता है। क्लियर है कि नहीं? अपकेंद्री क्रम में मतलब केंद्र से दूर, केंद्र से दूर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। अच्छा कई बार क्या होता है, ठीक है ना, ऐसा बीच में ना फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फ्रेगमोप्लास्ट बोलता हूँ जी, प्लाज्मोडेस्माटा का। ठीक है ना, जिसके कारण वो ये एक सेल दूसरी सेल से क्या कर पाता है, बातचीत कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है साइटोकाइनेसिस। तो बच्चों कैरियोकाइनेसिस से जस्ट बाद होने वाला जो आपका प्रक्रिया रहता है वो होता है आपका साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कितने भागों में डिवाइड होता है? दो भागों में। दो भागों में डिवाइड नहीं होता, मतलब दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लीवेज मेथड और दूसरा होता है आपका कौन सा, सेल प्लेट मेथड। क्लीवेज मेथड होता है किसमें, एनिमल सेल में, और सेल प्लेट मेथड होता है आपका प्लांट में। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? कंप्लीट है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं क्या, नेक्स्ट टॉपिक पढ़े क्या। और अब हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री जो कोशिका विभाजन है उसका सबसे लास्ट टॉपिक, समसूत्री कोशिका विभाजन का बोलो ना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो अभी माइटोसिस बचा हुआ है। कौन सा पार्ट बचा हुआ है? माइटोसिस। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसके बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। लिख लिया हो ना, मिटा दूं? चलो इसको कंप्लीट याद करके रखना, एकदम ज़्यादा नहीं पूछता। मतलब ये जो मिडिल क्या बोलते हैं, मिड बॉडी क्या होता है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, ये सब अब क्वेश्चन कम आता है। एनसीईआरटी भी हटा दिया है। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि क्लीवेज मेथड किस में पाया जाता है, सेल प्लेट मेथड किस में पाया जाता है, अभिकेंद्री कौन होता है, अपकेंद्री कौन होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, इसको डायरेक्ट तुमको पूछेगा पेपर में, ऐसा चांसेस बहुत कम रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व, चलो तो बताओ भाई क्या महत्व है। समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता तो तुम नहीं रहते भाई। ठीक है कि नहीं? समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या हो सकता है? महत्व चलो बताओ, समसूत्री कोशिका विभाजन का क्या क्या महत्व हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जो जीव रहता है उसके परिवर्धन, किसी भी जीव का परिवर्धन, किसी भी जीव का परिवर्धन किससे होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन से। किसी भी जीव का परिवर्धन समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही क्या होता है? कोई भी जीव का कोशिका विभाजन होता है। ठीक है ना, कोई भी जीव का जो परिवर्धन होता है समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और बार बार क्या हुआ, जैसे कि जायगोट है, जायगोट जो था उसमें क्या हुआ, बार बार समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, समसूत्री कोशिका विभाजन। अच्छा ये पढ़ोगे ना, ये एकदम क्लियर कट समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं रहता है, क्लीवेज होता है। ठीक ना, तो बार बार क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण आपका जो बॉडी है, ठीक ना, शरीर है, उसका क्या हो पाता है, निर्माण हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण ही कोई भी जीव का परिवर्धन हुआ है, हमारे शरीर का क्या हुआ है, विकास हुआ है। और जायगोट से जो हमारा पूरा बॉडी बना, ठीक है ना, वो किसके फलस्वरूप बना है, समसूत्री कोशिका विभाजन के ही फलस्वरूप बना है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा दूसरा चीज याद रखना कि समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो बनने वाली संतति है, समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिका, बनने वाली संतति कोशिका आनुवांशिक रूप से क्या होता है, समान होता है, आनुवांशिक रूप से समान होती है। क्लियर है कि नहीं?
मान लो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उसमें किसी प्रकार का आपका क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होता, क्योंकि ये दैहिक कोशिका में पाया जा रहा है ना। तो दैहिक कोशिका में पाया जाता है तो जो बनने वाला संतति कोशिका रहेगा वो क्या रहेगा, अपनी जो जनक कोशिका रहेगा उसी के ही समान रहेगा, आनुवांशिक रूप से कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण ही ना केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात स्थिर रहता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात स्थिर रहता है। क्या है केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात? N/C बोलते हैं जिसको, इस ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये आपका एक कोशिका था, ठीक है ना। ये कोशिका के अंदर क्या है, आपका केंद्रक है। क्या हुआ, कोशिका में वृद्धि होगा, तो कोशिका में ऐसा वृद्धि होता था तो ये आपका ये जो तुम्हारा केंद्रक है, ठीक है ना, केंद्रक का तो साइज छोटा हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पास N/C था, केंद्रक द्रव्य और आपका कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका का जो अनुपात था एकदम मस्त एग्जैक्ट था, 0.2 था, जैसे कि समझने के लिए समझना, ठीक है। अब क्या हुआ, कैसे, जैसे ही कोशिका में क्या हुआ, वृद्धि हुआ होगा, G1 फेज आया होगा, S फेज आया होगा या G2 फेज आया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य का अनुपात, साइटोप्लाज्म का जो अनुपात था वो क्या हो गया, बढ़ गया। साइटोप्लाज्म का अनुपात जैसे ही बढ़ा तो आपका जो N/C रेशियो रहेगा, ठीक है, ये तो छोटा हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो आपका अनुपात था N/C, ठीक है ना, वो क्या हो गया, आपका कमी हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। जबकि संतुलित होना चाहिए कोई भी जीव में N/C का अनुपात। तो क्या होगा, जब समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो फिर से ये जो आपका कोशिका द्रव्य है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। और आपका तो केंद्रक और इसका जो अनुपात रहेगा फिर से वही हो जाएगा N/C क्या हो जाएगा, 0.2 बढ़ जाएगा फिर से, और 0.2। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ कि N/C रेशियो रहता है, जब कोशिका में वृद्धि होता है तो वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो सकता है या बढ़ भी सकता है, अधिकतर क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन करते हैं तो समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ये जो N/C रेशियो है वो क्या रहता है, हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाऊँ क्या? अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट है ना, ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन मिटा रहा हूँ ना भाई, ठीक है, चलो। समसूत्री जो कोशिका विभाजन होता है ना, उसी के फलस्वरूप हमारे शरीर की कोशिकाओं का मरम्मत होता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट तो ये भी लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही कोशिका का मरम्मत होता है। कोशिका का मरम्मत, जैसे कि हमारा जो स्किन है, एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर में मान लो कोई चोट आ गया तो किसके द्वारा वो रिपेयर होता है, तो हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे हमारा आहार नाल है, गट लाइन है, ठीक है, आहार नाल को क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं, ठीक है। तो गट लाइनिंग में क्या होता होगा, आपका समसूत्री कोशिका विभाजन होता होगा, उसी के कारण ही क्या है वो, यानी कि मान लो कोई भी डिफिशियंसी के कारण आपका गट है, ठीक है ना, वो डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग किसके द्वारा होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, समसूत्री कोशिका विभाजन और किस में पाया जा सकता है, ब्लड सेल में, ठीक है, तो ब्लड सेल का भी मरम्मत हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना कि जो प्लांट सेल रहता है, प्लांट सेल में आपका एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेम है, और दूसरा आपका हो गया एपिकल मेरिस्टेम हो गया, लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, पढ़ोगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यानी कि जैसे ये एक प्लांट है तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, एपिकल, ठीक है ना, ये आइट साइड वाला क्या हो गया, लेटरल, और एक होता है इंटरकैलरी, पढ़ेंगे बाद में डिटेल। तो इन सभी में क्या पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से बच्चों आपको समसूत्री कोशिका विभाजन का क्या पता चल गया, महत्व पता चल गया। देखो, समसूत्री कोशिका विभाजन जो रहता है ना, आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मुख्यतः क्या बोलता है, बेस बना रहे हैं,
ठीक है ना, मतलब पढ़ने के लिए बेस बना रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पेपर में ना समसूत्री कोशिका विभाजन से भी ज्यादा आईएमपी रहता है क्या, आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। क्यों अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कोई, क्योंकि आपका जब रिप्रोडक्शन यूनिट चलेगा, ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन यूनिट में आप स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ोगे, ठीक है। तो वो किस प्रकार का कोशिका विभाजन है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। अच्छा, दूसरा एक चीज और देखो कि जब आप लोग जेनेटिक्स से पढ़ोगे, ठीक है ना, तो जेनेटिक्स में जब आप लोग विभिन्नता वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है क्रॉसिंग ओवर के कारण विभिन्नता उत्पन्न होता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, वो भी किसका पार्ट है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का, ठीक है ना। तो और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन से थोड़ा सा डील है, लेकिन मेन जो मूलभूत सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो किसका लगेगा, समसूत्री कोशिका विभाजन का। बस ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन है वो दैहिक कोशिका में होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा जनन कोशिका में। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अवस्थाएं ऐसे रहेगी जिसमें यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको समसूत्री कोशिका विभाजन के बदले। तो ठीक है बच्चों, तो आगे के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो समसूत्री कोशिका विभाजन आपको बताया हूं उसका एक 3D एनिमेशन दिखाऊंगा कि किस किस तरीका से आपका जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, विभिन्न चरणों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का। तो बच्चों तब तक आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।